जब भी हम हर्षद मेहता का नाम सुनते हैं तो पहली चीज हमारे दिमाग में आती है दैट इज स्कैम। तो चलिए देखते हैं कि हर्षद मेहता स्कैम आखिर था क्या और कैसे उन्होंने इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम किया। हर्षद ने अपने बीकॉम की स्टडी लाला लाजपत राय कॉलेज से पूरी करी और अगले कुछ सालों तक अलग अलग कंपनीज में जॉब करी। इसी दौरान हर्षद को स्टॉक मार्केट में रुचि आने लगी और फिर हर्षद ने अपनी जॉब छोड़कर बी अंबालाल ब्रोकर को ज्वाइन किया। बाद में वो स्टॉक ब्रोकर जे.एल. शाह नंदालाल शेठ का स्टॉक ब्रोकर बना। 1984 में हर्षद ने अपने भाई के साथ मिलकर ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना करी और बीएससी का ब्रोकर बनके अपना ब्रोकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। हर्षद मेहता ने अपने इस स्कैम में आरएफ यानी कि रेडी फॉरवर्ड डील का यूज किया। बेसिकली गवर्नमेंट अपने कुछ प्रोजेक्ट के खर्चे उठाने के लिए यानी कि एक्सपेंसेस कवर करने के लिए सिक्योरिटीज को इश्यू करती है, जिनको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए पैसा उठाती है और उन पैसों के बदले में गवर्नमेंट सारे इन्वेस्टर्स को कुछ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देती है और सारी बैंक्स को इन सिक्योरिटीज में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना बंधनकारक था। जब किसी बैंक को पैसों की जरूरत पड़ती थी तब वो बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दूसरी बैंक को बेच देती थी और उनसे शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती थी और कुछ दिनों बाद फिक्स करे हुए इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करके अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस ले लेती थी। अगर आसान भाषा में बात करूं तो बिल्कुल उसी तरह कि जैसे जब आपको पैसों की जरूरत होती है तब आप जौहरी के पास जाकर अपनी ज्वेलरी यानी कि सोने या चांदी के जेवरात गिरवी रखकर उसके बदले में पैसा उधार लेते हो और फिर कुछ दिनों बाद तय की हुई इंटरेस्ट यानी कि ब्याज के साथ पैसे वापस करके जौहरी से अपनी ज्वेलरी यानी कि जेवरात वापस ले लेते हो। बिल्कुल इसी तरह रेडी फॉरवर्ड डील में एक बैंक दूसरे बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले शॉर्ट टर्म लोन देती थी। इन शॉर्ट आरएफ डील यानी कि रेडी फॉरवर्ड डील बैंक के लिए एक शॉर्ट टर्म लोन इंस्ट्रूमेंट था जिसका यूज बैंक शॉर्ट टर्म लोन के लिए करती थी। रेडी फॉरवर्ड डील में ब्रोकर्स बैंक के बीच मीडिएटर यानी कि दलाल का काम करते थे, जिनका काम था जिस बैंक को सिक्योरिटीज बेचनी है उनके लिए बायर्स को ढूंढना और जिन बैंक्स को सिक्योरिटीज बाय करनी है उनके लिए सेलर को ढूंढना। हर्षद मेहता भी एक ब्रोकर था और वो भी बैंक्स के बीच मीडिएटर का काम करता था। आरएफडी में कुछ लूपहोल्स थे जिनके थ्रू इलीगल यानी कि अवैध तरीकों से पैसा बनाया जा सकता था और इसके बारे में हर्षद को अच्छी तरह से मालूम था और फिर हर्षद ने उन्हीं लूपहोल्स का यूज अपने खुद के फायदे के लिए किया। पर वो कैसे? देन लेट्स सी। मान लीजिए 4 बैंक्स हैं ए, बी, सी एंड डी। जब बैंक ए अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचना चाहती थी तो हर्षद मेहता उस बैंक के लिए ब्रोकर का काम करता था, यानी कि बैंक की सिक्योरिटीज के लिए बायर को ढूंढने का काम करता था। हर्षद बैंक ए से सिक्योरिटीज लेता था और उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बायर को ढूंढने के लिए कुछ दिनों का टाइम मांग लेता था और तभी बैंक बी, जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करनी है, उसके पास जाकर उनसे सिक्योरिटीज के पैसे लेता था और सेलर ढूंढने के लिए और सिक्योरिटीज लाकर देने के लिए बैंक बी से भी कुछ दिनों का वक्त मांग लेता था। इस तरह हर्षद बैंक ए से ली हुई सिक्योरिटीज और बैंक बी से ली हुई कैश दोनों को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लेता था। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी बैंक सीधे ब्रोकर के नाम पर अपना चेक इश्यू नहीं कर सकती थी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने वाली बैंक को सीधी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचने वाली बैंक के नाम पर इशू करना था, ना कि ब्रोकर के नाम। लेकिन इस केस में अनदर बैंक को चेक इशू करने के बजाय सीधा हर्षद मेहता, जो कि ब्रोकर था, उसके नाम पर इशू किया जाता था। बहुत सारी बैंक को ये पता ही नहीं होता था कि वो किस बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, क्योंकि बैंक्स तो सीधा हर्षद के साथ डील करती थी और इसीलिए हर्षद सिक्योरिटीज खरीदने वाली बैंक को अपने नाम पर चेक इश्यू करने के लिए कहता था। हर्षद सालों से बैंक के बीच ब्रोकर का काम बड़ी अच्छी तरह से कर रहा था और उन दिनों मार्केट में हर्षद का नाम भी बहुत अच्छा था। लेकिन हर्षद ने इसी भरोसे का गलत फायदा उठाया और उसने बैंक से मिला हुआ पैसा स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइसेस को बढ़ाने के लिए यूज किया, यानी कि स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए किया। कुछ दिनों का वेट करने के बाद बैंक ए जब हर्षद से अपनी बेची हुई सिक्योरिटीज का पैसा मांगती थी तो हर्षद कोई और बैंक ढूंढ लेता था जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करना है। मान लीजिए कि अगर बैंक सी को भी सिक्योरिटीज बाय करनी है तो हर्षद बैंक सी के पास जाकर उनसे पैसे लेता था
और उनसे सिक्योरिटीज लाकर देने के लिए कुछ दिनों का टाइम मांग लेता था और बैंक ए के पास जाकर उनको उनका पैसा दे देता था। और फिर बैंक बी और सी की डील को पूरी करने के लिए हर्षद और बैंक के साथ इसी तरह की डील करता था। और जब वो बैंक भी अपना पैसा और सिक्योरिटीज मांगती थी तो फिर हर्षद और किसी बैंक के साथ डील करता था। इस तरह हर्षद बहुत सारी बैंक के लिए ब्रोकर का काम करता था और इसी तरह की डील्स करता था कि ऑलवेज उसके पास अच्छा खासा पैसा रहता था। एज यू सी, हमारे आसपास के लोग भी कुछ इसी तरह का काम करते हैं। वो किसी एक आदमी से पैसे उधार लेते हैं और कुछ टाइम बाद जब वो आदमी अपने पैसे मांगने लगता है तब ये लोग किसी दूसरे आदमी से पैसे उधार लेकर उस पहले आदमी को दे देते हैं। और जब कुछ दिनों बाद ये दूसरा आदमी भी पैसे मांगने लगता है तब ये लोग और कई लोगों से पैसे उधार लेते हैं और उस दूसरे आदमी को दे देते हैं और ये साइकिल चलता ही रहता है। इसी तरह का चेन सिस्टम हर्षद मेहता ने अपने स्कीम में यूज़ किया, जिससे ऑलवेज हर्षद के हाथ अच्छा खासा पैसा रहता था, जिसे वो स्टॉक मार्केट में शेयर्स की प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करता था। लेकिन जब कोई बैंक दूसरी बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचती थी तब वो बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने वाली बैंक को एक्चुअल में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं देती थी बल्कि एक रिसिप्ट देती थी, जिसे बैंक रिसिप्ट यानी कि BR कहते हैं। और उस बैंक रिसिप्ट से ये कंफर्म होता था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल हो गई है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचने वाली बैंक को उसके पैसे मिल गए हैं। जब हर्षद को स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए और शेयर की प्राइसेस को बढ़ाने के लिए और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगी तब हर्षद ने अपना ये स्कैम एक और स्टेप आगे बढ़ाया और इस बार तो उसने सारी हदें पार कर दी। कुछ बैंक की मदद से फेक यानी कि नकली बैंक रिसिप्ट बनवाई और उसे यूज करना शुरू किया। जिस बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करनी होती थी उस बैंक को हर्षद एक बैंक रिसिप्ट देता था और बैंक ये समझकर हर्षद को पैसा देती थी कि बैंक रिसिप्ट जो है वो ओरिजिनल है और उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिल गई है, जबकि ऐसा था ही नहीं। और फिर हर्षद ने उन पैसों का यूज स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए किया। उसकी मदद से कई स्टॉक हाई लेवल पर पहुंचा दिए। हर्षद ने SSE का स्टॉक तो कुछ ही महीनों के अंदर 200 रुपए से सीधा 9000 तक पहुंचा दिया था। बैंक से मिला हुआ पैसा हर्षद हैवीली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता गया, जिससे शेयर्स की प्राइसेस बढ़ने लगी और स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई। तेजी का माहौल देखकर लोग स्टॉक मार्केट में ज्यादा पार्टिसिपेट करने लगे, जिससे बूम का माहौल और भी बढ़ गया और शेयर की प्राइसेस लगातार बढ़ने लगी। स्टॉक मार्केट जब पीक पर आता था यानी कि अच्छा खासा बढ़ जाता था तब हर्षद अपने शेयर्स को बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता था और बैंक्स को उनके पैसे रिटर्न करके बैंक से अपनी फेक बैंक रिसिप्ट वापस ले लेता था। और ये चीज लगातार चल रही थी, बट ये तब तक अच्छे से चला जब तक शेयर्स की प्राइसेस लगातार बढ़ रही थी। लेकिन जब स्टॉक मार्केट में बियर रन आया यानी कि मंदी का सिलसिला शुरू हुआ तो शेयर्स की प्राइसेस लगातार गिरने लगी। तब हर्षद को अच्छा खासा नुकसान हुआ और वो उनका पैसा रिटर्न नहीं कर पाया। तभी 23 अप्रैल 1992 को जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में हर्षद मेहता के कारनामों का पर्दाफाश किया और हर्षद मेहता स्कैम एक्सपोज किया। और फिर बैंक्स को पता चला कि हर्षद ने दी हुई बैंक रिसिप्ट तो झूठी है, जिनकी कुछ वैल्यू ही नहीं है, और उसके बदले में हर्षद ने उनसे करोड़ों रुपए लिए थे। बैंकिंग सिस्टम को करीब से करीब 3 से 4 हजार करोड़ का नुकसान हुआ था, जो कि उस टाइम पर बहुत बड़ी कीमत थी। जब ये स्कैम एक्सपोज हुआ था तब स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुआ था। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ। विजया बैंक के चेयरमैन, जिन्होंने हर्षद के नाम पर चेक इशू करे थे, उन्होंने ये स्कैम एक्सपोज होते ही सुसाइड कर लिया। और फिर बैंक्स हर्षद से अपना पैसा मांगने लगी। लेकिन बियर रन के कारण और मार्केट क्रैश होने के कारण हर्षद को बहुत ही सारा लॉस हुआ था, जिसकी वजह से हर्षद बैंक को पैसा रिटर्न नहीं कर पाया। ये स्कैम एक्सपोज होने से पहले किसी को हर्षद के इस स्कैम की या इस टेक्निक की भनक भी नहीं थी। CBI ने 9 नवंबर 1992 को हर्षद मेहता को अरेस्ट करा। हर्षद मेहता पर 600 सिविल एक्शन सूट्स और 70 क्रिमिनल केसेस के चार्जेस थे। सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हर्षद मेहता को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बैन कर दिया था। हर्षद मेहता को थाने जेल में रखा गया था। अचानक एक रात हर्षद को सीने में दर्द होने लगा, फिर उसे थाने सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 31 दिसंबर 2001 की रात को सारी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, वहीं हर्षद मौत से लड़ रहा था। आखिरकार रात 12:30 बजे के करीब हर्षद ने अपनी आखिरी सांस ली। जब हर्षद की डेथ हुई तभी 27 केसेस उसके खिलाफ पेंडिंग थे। हर्षद की लाइफस्टाइल एक बॉलीवुड स्टार की तरह थी। कई मैगजीन तो उसे स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन भी कहते थे।
हर्षद के पास मुंबई में एक सी फेसिंग बंगला था जिसमें एक मिनी गोल्फ कोर्स और स्विमिंग पूल भी था। हर्षद के पास लेक्सस जैसी कई सारी लग्जरीज कार थी जो कि उन दिनों अमीर भी इजीली अफोर्ड नहीं कर पाते थे। 26 करोड़ का एडवांस इनकम टैक्स पे करके हर्षद मेहता उस टाइम इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिविजुअल टैक्स पेयर था। हर्षद मेहता को लोग बिग बुल के नाम से भी जानते थे क्योंकि ऐसा कहते हैं 1991 के बुल रन की शुरुआत उसने ही करी थी। केतन पारेख हर्षद मेहता के फॉर्म में ट्रेनी के तौर पर ज्वाइन हुआ था। आगे चलकर उसने भी कुछ स्कैम किए। So I hope you guys like this case study. Stay tuned for the next one. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे नाउ।